वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले इस्लामिक स्टेट पर, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, बिल्कुल नहीं इस्लामिक, यानी कि जो इस्लाम मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब ने फाउंड किया, उसके बारे में। किस तरह से हमने देखा कि उनकी इंतकाल के बाद, उनके पास आउट होने के बाद, उन्हीं के कुछ फॉलोअर्स जिन्होंने अपने आप को कैलिफेट कहा, उन्होंने उनके इस एम्पायर को संभाला, ना सिर्फ संभाला बल्कि अपनी आइडियोलॉजी के बेस पर उसको एक्सपेंड भी किया, उसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड भी किया। इस्लाम, मुस्लिम, ये सभी अब अराइज होने शुरू हो गए थे। देखिए, पावर को प्राप्त करने के लिए या अपनी बाउंड्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से तरले भी लिए। तरले लेने का तात्पर्य है उन्होंने बहुत कोशिश की, जिसमें से क्वेड्सल यानी कि धर्म युद्ध भी बहुत खास था। अब रिलीजन के बेस पर कोई लड़ाई करना, उसका मतलब ये बहुत कम है कि हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन ये बात नहीं सिखाता कि हम लड़ाई करें, है ना। हाँ, अगर हम पर आन पड़ी, हमारी मौत होने वाली है, हम मर जाएंगे अगर हमने लड़ाई ना की, फिर बात अलग है। लेकिन कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि हम लड़ाई करें। तो लड़ाइयां किस लिए हुई? वो वॉर्स थी, जो धर्म युद्ध थे, वो किसके लिए हुए? वो हुए थे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने पास पावर रखने के लिए, इसलिए तो लड़ाइयां हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इस लड़ाइयों का, इन वॉर्स का आम लोगों पर क्या इफेक्ट था? देखिए बच्चों, जो अपने अगर भारत और पाकिस्तान, इंडो पाक की बात करें, तो 1947 से पहले जब हमारा पार्टीशन हुआ, उससे पहले बहुत से लोग ईस्ट और वेस्ट पंजाब, यानी वेस्ट पंजाब आज का पाकिस्तान और ईस्ट पंजाब जो आज का इंडिया का पाकिस्तान है, वहां पर लोग इतने प्यार से रहते थे जितने हम अपने घर में रहते हैं। शायद आज से भी ज्यादा प्यार मोहब्बत उन लोगों में थी। तो पुराने बुजुर्ग है ना, वो कई बार स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे टाइम में इस तरह से मुस्लिम फैमिलीज हमारे साथ रहती थी। जब पार्टीशन हुआ, जब वॉयलेशन हो रहा था 1947 में, तो बहुत से सिख फैमिलीज को मुस्लिम फैमिलीज ने प्रोटेक्ट किया और बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज को सिख फैमिलीज ने प्रोटेक्ट किया, और इनमें हिंदूज भी थे। और वही हिंदूज, वही मुस्लिम एक फोर्स में या एक लीडरशिप में लड़ रहे थे आपस में। देखिए, लड़ाई का सिर्फ कारण यह था लीडरशिप, सिर्फ पावर, सिर्फ एक एटोनॉमी लेने के लिए, और इसका किसी इस्लामिक रिलीजन या लोगों की सोच से, लोगों के आइडियोलॉजी से या उनके रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। लोगों से पूछा भी नहीं गया था कि आपको अलग होना है या नहीं। उसी तरह से जो धर्म युद्ध थे, जो क्वेड्स थे, उनका क्या मतलब था? क्या वो किसी रिलीजन बेस पर थे? देखने को तो वो रिलीजन बेस पर थे, लेकिन रिलीजन का काम अब इतना रह गया था कि लोगों को भड़काओ और अपने तरफ करो। लेकिन इसका यूनान, जिसे अपने कहेंगे ग्रीक या रोमन या इस्लामिक एम्पायर के कॉमन पीपल पर क्या असर था? कुछ ज्यादा नहीं। लोग आपस में प्यार में रह रहे थे, आना जाना था। अगर ट्रेड था, ट्रेड क्यों था बच्चों? अब अगर इस्लामिक किसी जगह से, इस्लामिक लैंड से अगर किसी पर्शियन लैंड पर या किसी क्रिश्चियन लैंड के साथ कोई ट्रेड किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस्लामिक लैंड में इस्लामिक लोग होंगे और उधर क्रिश्चियन होंगे। तो दोनों में अगर ट्रेड हो रहा है तो दोनों की बनती तो होगी, ये बात तो है, ठीक है ना। इसी तरह से अपने आज बात करेंगे फ्रैंक इन सीरिया। अब बच्चों, फ्रैंक ये क्या चीज है? फ्रेंच थे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनके इनहेबिटेंट्स, यानी कि वहां के सिटीजन, वहां के नागरिक, वहां के निवासी। सिर्फ इनहेबिटेंट कहना गलत होगा, सिटीजन कहें तो ज्यादा सही है, ठीक है बच्चों। ये वहां के सिटीजन थे, उनकी बात करेंगे। आपस में उनका आना जाना अच्छा था, किनके साथ? जो सीरिया के मुस्लिम थे उनके साथ। तो बच्चों, एक अपने बात करेंगे, सीरिया के एक मुस्लिम थे, उनका नाम था उस्माना इब्न मुनकिद। सीरिया मुस्लिम थी वो। उस्माना इब्न इंग्लिश,
देखिए बच्चों, इन लोगों की इतनी अच्छी बनती थी कि जैसे आज के दौर में तो वो है ही नहीं, कितना मिडिल ईस्ट में हो हल्ला बच रहा है ना। तो ये बंदा एक बार गया अपने किसी दोस्त के पास या अपने किसी जानकार के पास, जो क्रिश्चियन या जीव जो भी था, यानी कि वो एक नॉन मुस्लिम था। इससे पहले इनके कितने क्रूएट्स हुए थे, कितने लोग जो थे मारे गए थे बेमौत, है ना। तो ये जो बंदा था सीरिया मुस्लिम, ये अपने किसी दोस्त के पास गया, दोस्त के या जो उसका ट्रेड में इसका साथ देने वाला था, ये कोई जानकार था कैसे भी था, है ना, चाहे जानकार ना भी हो, उसके पास गया, उसके पास रुका, और उस बंदे का नाम था चीफ थियोडोर ओरफियानोस। चीफ थियोडोर, ठीक है, इसके पास गया, जाकर इसने वहां पर बैठा, इसकी अच्छी वहां पर खातिरदारी हुई, इसकी सेवा हुई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया, ठीक है ना। हालांकि क्योंकि इन्होंने भी जैसे ना अपने भारत पाकिस्तान के किस्से सुने हैं कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है। देखिए, टॉप लीडरशिप में डिसेंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इसके कारण हम सिटीजन आपस में बैर क्यों रखें, है ना। पाकिस्तान के ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। 1947 से पहले बहुत से हिंदूज, बहुत से सिख फैमिलीज पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आई हैं। इंडिया में आकर वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सब एरिया में स्टेब्लिश होगी। और बहुत से ऐसी मुस्लिम फैमिलीज हैं जो पंजाब या इस एरिया से माइग्रेट होकर वेस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम का था, जो आज का पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब, वेस्ट पंजाब में, वहां चली गई। तो क्या इनमें प्यार नहीं था? बिल्कुल। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो आपस में इतने प्यार से मिलते हैं जैसे वो पता नहीं कितने समय से बिछड़े हुए हों। बिछड़े हुए तो खैर हैं, तो आपस में प्यार है, तो प्यार इनका भी था। हालांकि टॉप लीडरशिप में कैसी भी लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई पावर को लेकर हो या अपनी किसी आइडियोलॉजी को दिखाने में, उसको फॉलो करवाने में हो, जो भी हो, ये बंदा इसके पास गया। ये बंदा जो एक मुस्लिम भाई था, इसके पास गया, जिसने इसकी अच्छी सेवा की खातिरदारी की। अब बारी आई रात की। रात को खाना लगा टेबल पर, डिनर करने का टाइम हो गया। तो ये ना थोड़ा सा मुस्लिम भाई था, इस्माना इब्न मुनकिर, ये थोड़ा सा ना हेजिटेशन थी इसमें। किस चीज की हेजिटेशन थी कि देखिए, जो मुस्लिम्स है ना, उनके खाने का एक तरीका है। सबसे पहली बात, क्योंकि वो पोर्क है, सूअर का मांस, सूअर का मीट, मीट को नहीं खाते। दूसरी बात कि वो किसी जानवर को मार के खाते हैं ना, किसी एनिमल को मारते हैं, तो उसका एक तरीका है, ठीक है ना। अब ये तरीका क्या है कि जैसे अपने किसी जानवर को मार रहे हैं, तो उसको मारते हुए अपने देखे ना, यानी कि वो अपने को ना देखे, माफ कीजिए, कि वो अपने उसको मार रहे हैं तो उसको पता ना लगे कि मुझे कौन मार रहा है, इस तरह से हो। और भी है कुछ कीमा बनाकर मारना है, छोटे छोटे टुकड़ों में मारना है, कई प्रकार के इस तरह से हैं जिसको इस्लाम फॉलो करता है, यानी इसकी चीज की इस्लाम इजाजत देता है। इसी तरह का जो खाना है वो इस्लामिक लोग खाएंगे। अब देखिए, अपने इंडिया में कभी क्या आता है ना, जैसे एक चिप्स का पैकेट है, इस तरह से लेज का, मान लो डायमंड का, जो भी अपना बीकानेरी भुजिया मान लो, उस पर एक ना इस तरह से नीचे स्क्वायर होता है, उसमें एक डॉट लगा होता है हरे रंग का ना, ग्रीन रंग का। इसका मतलब है कि ये प्योर वेजिटेरियन फूड है, ठीक है ना। और अगर इस पैकेट में, किसी और पैकेट में इस तरह से लगा हो, उसमें रेड मार्क हो, उसका मीन क्या होता है कि वो प्योर वेज ना होकर उसमें एग कंटेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, या और बहुत सी कंट्रीज है, उनमें ये हलाल वाला मार्क होता है, ठीक है ना। यानी कि उसमें पता लगता है कि वो जो उसमें फूड पैक है, वो इस्लामिक रिचुअल है उस तरह से बना है या उससे नहीं बना, जो भी है, ये वहां पर मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन का सवाल है। रिलीजन के नाम पर तो पता आपको क्या हो जाता है। तो देखिए, इनटॉलरेंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमेशा सहिष्णु होना चाहिए, बात सहन करने की रखनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। तो इतिहास है, इतिहास को अपने बदल नहीं सकते, जैसा है अपने वैसा ही पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इस बंदे के पास गया, ये खाना खाना शुरू किया इन्होंने, तो ये थोड़ा हेजिटेशन करने लगा कि पता नहीं खाना कैसे होगा। तो इस बंदे ने कहा कि भाई साहब,
मैं हूं तो यहाँ का, पर जो मेरे पास कुक है ना, जो मेरा खाना बना रही है, वो इजिप्ट की एक लेडी है। अब इजिप्ट थी एक मुस्लिम कंट्री, उस टाइम में भी थी और अब भी है, ठीक है ना। तो इजिप्ट की अगर कोई औरत खाना बना रही है तो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज का ध्यान रखेगी कि जो फूड बन रहा है वो इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से बने, ठीक है ना। तो ये ठीक है, इस तरह से इन्होंने फूड बनाना शुरू कर दिया। अब खाना वगैरह खाया, रात को सोए, सुबह ये अपने जो इस्माना भाई साहब हैं ये उठे और बाजार को टहलने के लिए चल दिए। बड़ा सुंदर बाजार देखते देखते जा रहे हैं, लेकिन आगे एक इनको बंदी मिल गई। बंदी का मतलब एक लेडी मिल गई। लेडी ने इनको पकड़ लिया, क्या अरे तूने मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, जिसका नाम है हुस्सो, उसको तूने मार दिया, यानी कि तू हुस्सो का किलर है। हुस्सो इसने रोड़ा डाल दिया, अभी उसने हुस्सो को मारा है इस्लाम ने। अब वहां पर सभी क्या थे, उस लेडी की रिलीजन के थे, क्रिश्चियन थे, चाहे यहूदी, जीवित जो भी थे, यू थे, ठीक है। तो इकट्ठा करने इसने लोगों को, इसने मेरे हुस्सो को मारा है, हुस्सो को मारा है। तो वो भी डर गया, अभी भैया तो पड़ेगी। कैसे मारा, लोगों ने पूछा कि एक धर्म युद्ध हुआ था, क्रूजर्स हुआ था, उसमें ये सोल्जर था और उसने मेरे बेटे को मार दिया। अब उसकी बात सही थी, गलत इसको वहम लग रहा था, तो भी हो। इतने में क्या हुआ कि एक फिल्मी अंदाज में ही भाई साहब की एंट्री होती है। ये भी ऊंची ऊंची लग गई कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो आपका लड़का था ना हुस्सो, जिसका पूरा नाम जो था हुस्सो अफामिया था, उसको इसने नहीं मारा, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास पर्सन है। जो ये बंदा है ना, ये एक मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास यानी कि एक नॉन सोल्जर है, ये कोई सोल्जर नहीं है जिसने मार दिया था, ये एक बुजुर्गा है। बुजुर्गा, बुजुर्गा जो आम लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, जिनको सेना से सोल्जर होने से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को कहेंगे बुजुर्गा। एक सिविलियन है, ठीक है ना। उसने कह दिया कि कोई सिविलियन है, इसने किसी को नहीं मारा, भाई साहब बख्श दो, ठीक है। तो इस तरह से उसको बाह पकड़कर उस भीड़ को तितर बितर कर दिया, भाग जाओ यहाँ से, इकट्ठे हो गए मुंह चक्कर। इस तरह उनको सभी को भगा दिया भीड़ को, और ये उसको बाहर ले आया। यानी कि किस तरह से एक नॉन मुस्लिम ने एक मुस्लिम को बताया, ये बता रहा है कि उस टाइम में चाहे टॉप लीडरशिप में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन लोगों का आपस में प्यार था, लोगों की आपस में बनती, ठीक है ना बच्चों। अब ये सब कुछ लिखा कहां पर है, ये लिखा है किताब उल इतिबार में, ठीक है ना। ये लिखा गया है किताब उल इतिबार, ठीक है ना। ये सब बातें वहां पर लिखी गई हैं। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि अपने बात करेंगे इनकी इकोनॉमी पर, इनकी एग्रीकल्चर पर, इनके अर्बनाइजेशन पर, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, इकोनॉमी तो ऐसी चीज है जिसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है ना। चाहे कितने ही आप सियाने हो, कितने ही आपके पास प्रिंसिपल्स हों, जो कितने ही मॉरल वैल्यूज हों जो अपने जीवन के लिए जरूरी हों आपके, लेकिन इकोनॉमी के बिना तो गाड़ी बिल्कुल भी चलने नहीं वाली। अपनी बात करेंगे इकोनॉमी पर। अब ये इकोनॉमी किससे इंटरवाइन होती है, एग्रीकल्चर। वही एग्रीकल्चर उस टाइम में सबसे बड़ा सोर्स था इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्टिविटी होती थी उसी से टैक्स मिलता था। दूसरा अर्बनाइजेशन, तो बच्चों अर्बनाइजेशन क्या था कि उस टाइम में कुछ शहर बन रहे थे, कुछ अर्बन सिटीज बन रही थी। सिटीज और जो रूरल एरिया, गांव थे, विलेजेस थे, उनमें क्या अंतर था कि सिटीज में जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग एक लिमिटेड थे, या नहीं थे एग्रीकल्चर वाले, वहां पर कुछ और स्कल्पचर बनते थे, कुछ और काम था, कुछ फैक्ट्रीज थी, सोल्जर रहते थे, ये सभी था, ठीक है ना। और इसके बाद जो फाइनल है वो बिजनेस या ट्रेड। ओके बच्चों, तो अपने बात करते हैं उस समय में, जो उस टाइम में जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे खराज। खराज जो टैक्स था वो लेते थे बड़ी बड़ी लैंड पर।
टैक्स में बात करते हैं लैंड की। देखिए बच्चों, जब इस्लामिक स्टेट का, ये इस्लाम का पूरा रूल हो गया कहाँ पर, रोमन एम्पायर के एक बड़े पार्ट पर, तो वहां पर पहले कुछ फार्मर्स थे जो एग्रीकल्चर किया करते थे। जो ओनर, एक तो होते हैं बच्चों ऑनर। अब ये मान लो लैंड है, ये किसी ए बंदा यहाँ पर ओनर है, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पर रह नहीं सकता, ये बड़ा बंदा खेती करता नहीं है, तो ये किसी बी बंदे को ठेके पर या किसी तरह भी दे देगा, है ना, तो ये यहाँ पर करेगा। तो उस टाइम में क्या, जो ओनर थे वो रोमन से पहले, तो ये रोमन के कुछ अमीर लोग थे, जैसा भी था, ये जो जमीनें थी ये रोमन एम्पायर के लोगों से लेकर ज्यादातर जमीनें मुस्लिम्स को दे दी गई। मुस्लिम्स जो बड़े बड़े थे यहाँ पे, जिन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, उन लोगों को दिए थे, ठीक है ना, तो इन पर टैक्स लेते थे। अब बच्चों जमीनें थी वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे पार्ट्स में कोई भी जमीन नहीं थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी जिनसे वो सभी एग्रीकल्चर कर रहे थे। इस तरह से उनकी पूरी गाड़ी चल रही थी। दूसरी बात, अब ये जो जमीनें थी इन पर जो टैक्स दिया जा रहा था बच्चों, इनमें भी एक खास पेज था। क्या पेज था कि जो टैक्स था खराज, ये देना होता था इसको, जो ओनर है उसको, यानी कि मान लो इसने 100 केजी प्रोडक्शन हुई, 100 केजी क्या होगी मान लीजिए आप, ठीक है, प्रोडक्शन हुई, तो मान लो सेट कर रखा है कि जो 30 या 30 केजी तो वो इसकी है, वो 70 केजी है इसकी। अब जो टैक्स लगेगा बच्चों ना खराज, वो लगेगा इस पर, ठीक है ना, पूरे पर नहीं लगेगा, जो इसका पार्ट है उस पर लगेगा ये, और देना भी किसको होगा, ये कोई, यानी कि जो खिराज था, खास टैक्स था, वो इसको देना था। और जमीन जो थी एग्रीकल्चर लैंड की, वो बड़ी बड़ी यूनिट्स में थी, ठीक है। और दूसरी बात, टैक्स लेते कैसे थे, क्या उसका रेशो था, क्या उसका हिसाब था। तो जो टैक्स था ना वो दो तरह का था, एक तो देते थे नॉन मुस्लिम और एक देते थे मुस्लिम। जो भी नॉन मुस्लिम थे उनका टैक्स था 1/5, यानी कि 20%। किस चीज का 20%, जो उनका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जो लोग मुस्लिम थे उनके लिए था ये 1/10, यानी कि 10, है ना। तो मुसलमान थे उनको टैक्स कम था, गैर मुसलमानों को या नॉन मुस्लिम को टैक्स ज्यादा था। तो बच्चों क्या हुआ कि लोगों ने मुस्लिम बनना शुरू कर दिया। देखिए इस्लाम भी तो यही चाहता था कि लोग मुस्लिम बने, इस्लाम को स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें, ताकि उनकी आइडियोलॉजी ज्यादा से ज्यादा फैले। लेकिन भैया आइडियोलॉजी अपनी जगह, कमाई खत्म होगी, कमाई होना कम होगी। जैसे ज्यादातर जो मुस्लिम होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे, अगर वो इस तरह के काम करेंगे, इस्लाम में आ जाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा उससे, उससे उनकी कमाई, स्टेट की कमाई कम हो जाएगी। तो भी वहां के जो अब किंगडम थे ना, राजा थे, उन्होंने एक थोड़ा सा, उनके जो खलीफा थे, कैलिफेट्स थे, उन्होंने एक स्कीम लगाई कि उन्होंने मुस्लिम बनना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। एक लोगों को थोड़ा सा डीमोटिवेट किया कि आप मुस्लिम ना बनिए, ठीक है ना। ये एक खास पॉलिसी थी जो कहते हैं कैलिफेट्स पॉलिसी। ओके बच्चों, अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि 10th सेंचुरी आई। 10th सेंचुरी में जो लैंड रेवेन्यू था या लैंड टैक्स था, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो वहां के सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स बिना सैलरी के काम नहीं करेंगे, करवाओगे तो 2 महीने में कर जाएंगे, वो हाथ खड़े हैं, उनको भी घर चलाना अपना, उनको भी टाइम पास करना है। तो उसके दो तरीके थे। पहले तो क्या था कि मान लो ईस्ट फोर्स है, इतने बंदे इसमें, इन्होंने यहाँ पर इस विलेज पर या इस जगह पर अटैक किया, तो यहाँ से जो भी मिला उसको बांट लो, ठीक है ना, मिल गया। अब बच्चों क्या दिक्कत है कि सारा कुछ इनके पास है, अपने शहरों को तो ये लूटने से रहे, अपने गांवों को तो ये लूटने से रहे। अब ये इनकी इनकम का क्या सोर्स होगा, तो एक तो था लोग चैरिटी करते थे, जक़ात, जक़ात यानी कि दान देना, एक तो इनको इनकम थी जक़ात से, ठीक है? दूसरा इनको लैंड रेवेन्यू था। अब लैंड रेवेन्यू में भी थोड़ा सा पेज था, क्या कि लैंड रेवेन्यू कम मिल रहा था। अब इन्होंने इनको कुछ बड़े बड़े लैंड रोड के पास भेज दिया गया। वो क्या करते थे, उनको कह दिया कि आपको
जैसे खलीफा ने कह दिया लैंडलॉर्ड को, या टॉप लीडरशिप ने कह दिया कि लैंडलॉर्ड को आपको इतना टैक्स लेना है, जैसे आपको 20 रुपए महीने का टैक्स लेना है। अब रुपए तो वहां पर नहीं होंगे, 20 रुपए महीने का आपको टैक्स लेना है। अब खलीफा खुद तो टैक्स इकट्ठा करेगा नहीं, वो काम है लैंडलॉर्ड का। उसने आगे लैंड दे रखी है, एग्रीकल्चर लैंड किसानों को, फॉर्मर्स को, ठीक है ना। अब वो हो रही है वहां से प्रोडक्शन कम। अब इसको कह दिए जितना प्रोडक्शन होगा ना उसी के रेशियो में तुझे मिलेगा, यानी कि अगर 100 केजी हुआ, उसमें से जो लैंड लोड है उसकी इनकम होगी 25, यानी कि 1/4 होगी। अगर 50 हुआ तो तेरी होगी 12.5। अब देखो प्रोडक्शन कम हो रही है तो लैंड जो लोड है उसका भी नुकसान हो रहा है, तो लैंड लोड काम करवाएगा, ठीक है ना, लोगों से काम करवाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो इसी प्रोडक्शन पर, जितनी प्रोडक्शन हो रही है इसी पर बेस कर दिएगा जो सोल्जर्स को, सोल्जर्स की सैलरी इसी पर बेस कर दी गई। और एक खास सैलरी थी, इसको कहते थे इक्का, है ना। ये बड़ा ही ना एक क्वेश्चन है कि जो इनकी सैलरी थी उसको क्या कहते थे, इक्का, तो है ना। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से सारे काम चल रही थी। उस टाइम की जो एग्रीकल्चर थी वो अब स्टेबल होने लगी थी, खुशियां आने लगी थी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि लोग मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला एक पंगा कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा, फिर भी जो एग्रीकल्चर पे ना इतनी ज्यादा कमाई अब नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एडवांस करना शुरू कर दिया। एक तो कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टाइप लोग आए, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि कौन सी एग्रीकल्चर, कौन सी क्रॉप किस सीजन में होती है, उन्होंने उसको स्टडी किया, उस हिसाब से खेती एग्रीकल्चर की जाने लगी ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। दूसरी बात इरिगेशन। इरिगेशन को बढ़ाया गया, मतलब एक तो ड्राई लैंड है, बरानी जमीन जिसे कहते हैं ना अपने बागड़ी में, एक तो वो है, एक है इरिगेटेड या सिंचाई सिंचित भूमि, ठीक है, इरिगेटेड लैंड। दोनों में क्या फर्क होगा कि इरिगेटेड में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज्यादा होगा किससे, जो नॉन इरिगेटेड है। तो बच्चों इन्होंने डैम बनाने शुरू किए। देखो पानी की तो कोई कमी नहीं थी यहाँ पर, कुछ एरिया में जैसे नाइल रिवर है। अब नाइल रिवर में क्या पानी की कमी है, इतनी बड़ी रिवर है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, कोई पानी की कमी नहीं है। तो वहां पर डैम बनाए शुरू किया, कुछ वेल बनाए गए, ठीक है ना, कुछ कैनाल्स बनाए गए। वेल बनाए गए जब, अब वेल से पानी कैसे उठाएं, अब बाल्टियों से उठा कर तो लगाने से रहे पानी इतने बड़े फील्ड को। तो उन्होंने कुछ ना पवन चक्कियां जैसे होती है अपने वाइंड मिल्स, वैसा कुछ लगाया इन्होंने, ठीक है, तो हवा से चल रही है ऐसी। अब इनके नीचे एक रोड आ गई, ये घूम रहा है, ये इनका कनेक्शन यहाँ तक लगाया, और ये ना जैसे अपना पंप होता है उस तरह से बनाकर नीचे से पानी निकालना शुरू कर दिया। अब कोई पंप तो था नहीं, तो जैसे ये कुआं है, देखो ठीक है, इसमें इस तरह का एक लगा हुआ था, और इस तरह एक इसके गोल चेन लगी थी, और इसमें ना ऐसे बर्तन से लगी थी। ये बर्तन यहाँ से आया, कुएं से पानी उठाया और ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाकर यहाँ पर डोल दिया। इसी से कैनाल के जरिए या किसी न किसी ड्रेनेज के जरिए कैसे भी पानी खेतों को लग रहा है। तो ये तरीका था उस टाइम में इरिगेशन का। और ये चल कैसे रहा था, ये चल रही थी वाइंड मिल से, एक पवन चक्की से, ठीक है ना। तो इन्होंने पूरी ना नेचुरल शक्ति का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके इरिगेशन शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। गवर्नमेंट क्यों खुश, क्योंकि उनको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ खास तरह की क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। इससे पहले तो क्या था, कणक बीज ली, गेहूं बीज लिया ना, वीट है, इस तरह के काम चल रहे थे। लेकिन अब उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़कर काम होने लगे, जैसे कुछ सब्जियां, वो अब प्रोडक्शन होने लगी, पोटैटो हो गया, वो उसकी प्रोडक्शन होने लगी। उसके बाद यहाँ पर कॉटन होने लगा। देखिए कॉटन बच्चों सबसे खास चीज है, कॉटन। अब बच्चों कॉटन क्या है, कॉटन है जिससे कि कपड़े बनते हैं, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले कपड़े बनते थे, क्लॉथ बनते थे लीलन से। लीलन का प्रोडक्शन भी मुश्किल था और उसके कपड़े महंगे भी होते थे, तो बच्चों कॉटन शुरू हुआ। अब कॉटन से बच्चों क्या होता था कि कपड़े बनते थे और वो होते थे एक्सपोर्ट यूरोप में,
कपड़े की जरूरत तो हर किसी को है, वो यूरोप में एक्सपोर्ट होने लगे, यूरोप का भी कुछ सामान था वो भी यहाँ पर इंपोर्ट होने लगा, ठीक है ना, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया, तालमेल अच्छा हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, प्यार बढ़ा, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अब बच्चों इसके बाद क्या थे, कुछ नए नए सिटीज थे वो भी फाउंड करना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं अर्बेनाइजेशन। इधर देखिए, ठीक है ना। अब अर्बेनाइजेशन किस तरह से हुआ उसके बारे में इसमें जानते हैं कि जो अर्बन एरियाज थे उनको बनाना, उनको बिल्डअप करना, नई सिटीज बनाना शुरू कर दिया। अब सिटी जो थी वो क्यों बनाते थे, उनका मकसद था सोल्जर। अब सोल्जर क्यों क्यों, देखो इतना बड़ा स्टेट है बच्चों, ठीक है, अब सारे सोल्जर यहाँ पर बैठे हैं, अब इधर से लड़ाई होगी मान लो, तो ये तो दबा लेंगे ना, इतना दबा लिया, अब एक बार इस पर कॉन्कर कर लिया, कब्जा कर लिया इन्होंने, तो छुड़ाना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो हर जगह पर एक एक छावनी हो, एक कंटेनमेंट जोन हो, एक सिटी हो जहां पर सोल्जर्स रह रही है, तो सोल्जर्स यहाँ पर रह रहे थे जिससे उनका गुजारा अच्छी तरह से चल रहा था। तो इन सिटीज को जो सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी कहेंगे झुंड, ठीक है ना बच्चों। और ये जो झुंड थे या जो सिटीज थी ये ब्लैक बैक बॉम्ब थी, इसके इस इस्लामिक एम्पायर की बैक बॉम्ब, रीढ़ की हड्डी थी, यानी कि इन्हीं के कारण इस्लामिक एम्पायर टिका रहा, क्योंकि सोल्जर्स होंगे तो कोई भी स्टेट टिका रहेगा। अब इसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र कहते हैं जिसको अपने, यानी कि कुछ सिटीज, अब बच्चों कुछ सिटीज यहाँ पर बसाएगी जैसे कि कुफा एंड बसरा। कुफा एंड बसरा ये कहां पर बसाएगी, कहां पर एस्टेब्लिश की गई, ये एस्टेब्लिश की गई इराक में, आज भी है, ठीक है ना। इसके बाद कायरो एंड फुसरात, फुसरात एंड कायरो ये कहां पर बनाएगी, ये बनाएगी इजिप्ट में, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से पूरा काम उनका बढ़ रहा था। अब अपने बात करेंगे अब्बासी रिवोल्यूशन के टाइम की। बच्चों जिस टाइम में अब्बासी कैलिफेट्स आए थे या अब्बासी खिलाफत आई थी, उस टाइम में यानी कि 800 एडी में बगदाद सिटी इससे पहले एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन बगदाद सिटी ने इतना ग्रो किया, इतना डेवलप हुई कि उसकी जो कुल पॉपुलेशन थी वो अब 1 मिलियन तक हो गई थी। फास्ट कैलिफेट के टाइम में 800 एडी 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि काफी बढ़ गए थे। अब इसका बढ़ने का क्या कारण था कि शहरों में, सिटीज में फैसिलिटीज बढ़ गई थी, ठीक है ना, लोग काम करने के लिए वहां पर आने लगे थे, वहां पर इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। अब गांवों में तो गरीब किसान है, फार्मर्स हैं, उतनी ही जमीन है, अब 50 एकड़ जमीन है, उस पर चाहे 40 बंदे खेती करें या 30 बंदे वहां पर एग्रीकल्चर से जुड़े रहे, प्रोडक्शन लगभग उतना ही होगा, ठीक है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 बंदे थे वो आगे सिटी में, वहां पर आके उन्होंने चाहे तो लेबर करना शुरू कर दिया, लेबर बन के कहीं पर, यहाँ उन्होंने कुछ स्किल डेवलपमेंट करके वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। खैर जो भी हो, इसके अलावा कुछ डेवलपर्स जैसे सीरिया में है, इस्फान, समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान में है, इस तरह की कुछ सिटीज भी फाउंड हुई। इसके बाद शुगर एंड कॉटन ये भी शुरू हुए। शुगर से क्या हुआ कि भोजन में, खाने में स्वाद आ गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये एक ट्रेड करने के लिए क्रॉप बन गई, ठीक है ना, ट्रेड क्रॉप थी ये। और जो कॉटन था वो भी ट्रेड क्रॉप थी। इससे क्या हुआ कि यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया का पूरा आना जाना तेज हो गया, ठीक है, ट्रेड बढ़ गया। अब अगली बात, यहाँ पर जो बच्चों जो दो बिल्डिंग कल्चर की शुरुआत हुई, टू बिल्डिंग कल्चर, ठीक है ना, जो टू बिल्डिंग कल्चर कौन कौन सी थी, सबसे पहली थी कल्चरल,
और दूसरी थी इकोनॉमिकल। अब जो पहली थी कल्चरल, ये थे बच्चों मॉस्क यानी कि मस्जिद। अब मॉस्क को क्या कहते थे? मस्जिद, ठीक है ना, जो उस टाइम में मुस्लिम्स के लिए इबादत की प्लेस थी। इबादत यानी कि वर्शिप, जो उनका स्टाइल है ना उसको कहते हैं इबादत, जिसे कहते थे मस्जिद अल जामी। मस्जिद अल जामी। तो बच्चों शहर के बीचों बीच एक मॉस्क होती, बड़ी सी ऊंची सी होती, दूर से दिख जाती, वहां पर लोग आते, इबादत करते, नमाज पढ़ते, ठीक है ना, भगवान को याद करते, एकजुटता में लोग मिल जाते, इंटीग्रेटेड हो जाते, इसके लिए बहुत जरूरी थी। और दूसरी जो इकोनॉमिकल थी वो थी सेंट्रल मार्केट। वो इस सेंट्रल मार्केट को बच्चे कहते थे सुक, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत से लोग थे जो अपने ट्रेड के लिए, अपना काम धाम चलाने के लिए आ जाते थे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आके अपनी बाजार लगाते, बाहर से गांवों से लोग आते, यहाँ पर सामान खरीदते, अपना सामान बेचते। जो फार्मर्स थे वो अपनी क्रॉप यहाँ पर आकर बेचते, यहाँ से कुछ और दही भले लेके जाने थे, दही भले क्या होंगे, कुछ और सामान लेके जाना होगा वो ले जाते थे। इस तरह से इनका ट्रेड चल रहा था। आगे अपने कुछ और भी बात करेंगे, बाकी सब कुछ अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से देखिए और उसको बुक से पढ़िए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।